हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 देख रहे हैं, ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2700 प्लस क्वेश्चन, उसी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसमें। ठीक, उसमें हम लोग 1380 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी देख चुके हैं। 1380 नंबर क्वेश्चन तक अगर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी जो 2700 प्लस क्वेश्चन है उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाके सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक, अगर देखना चाहते हैं तो पूरा आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही हम लोग शॉर्ट तरीका से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। ठीक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरी वीडियो आप देखिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आप डालेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक अपना लाइक जरूर करिए और वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1381 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 81 नंबर बोला हुआ है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है। देखिए हम मिट्टी को m लिख देते हैं और बजरी को b लिख देते हैं, तो m अनुपात b दिया हुआ है 11:8। बहुत आराम से समझेंगे हम लोग। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है कि जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, b से बजरी a से सीमेंट लिख देते हैं, इसका जो रेशियो दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ है। ठीक, तो अब हमें पूछा हुआ है कि मिट्टी और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर रेशियो कुछ भी दिया रहे, 3, 4, 5 कितना हो भी दिया रहे और फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे, यहाँ हमें मिट्टी और सीमेंट का पूछा हुआ है। ठीक, तो अगर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो इन्हें आपस में गुणा कर लेंगे। फर्स्ट यानी इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, वही रेशियो हमारा क्या निकल जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का। इस तरह से जितना दिया रहे 3, 4, 5 जितना दिया रहे तो यहाँ से गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 11x6 अनुपात 8x7 हो जाएगा। ये कट रहा है तो कटा भी सकते हैं, या 3 और यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 11 या 33:28 हो जाएगा इनका आंसर। ठीक, ये जो मिट्टी और सीमेंट का रेशियो होगा वो 33:28 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 40 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो त्रिभुज होता है ना, कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो अगर ये यहाँ पे मान लीजिए 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, तो तीनों को जोड़ लेंगे। 70, 40, 110 प्लस x = 180 हो गया, तो 180 में से हम घटा लेंगे 110 यानी कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, जो तीसरा कोण होगा वो 70 डिग्री का होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित आकृति में 5 वर्ष के दौरान एक छोटे घरेलू आधारित व्यवसाय की बिक्री का प्रतिशत को वितरण का दर्शाया गया है, जिसके दौरान कुल बिक्री जो हो रही है ना, यहाँ पे 20 लाख की हो रही है। ठीक, टोटल बिक्री जो हुआ है 20 लाख रुपए का हुआ है। अब इसमें हमें बोला हुआ है कि 1 से 5 की बिक्री में कितने प्रतिशत अंतर रहा। वर्ष 1 से 5 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर बोला हुआ है, 1 से 5। ठीक, तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए, जो 1 में दिया हुआ है उसका प्रतिशत वैल्यू 10 है, 1 वाले का प्रतिशत वैल्यू 10 है, और 5 वाले का प्रतिशत वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 25% है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, यही हमें पूछा हुआ है। तो ये जो 1 से 5 का जो अंतर है ना, अंतर यहाँ से हमको दिख रहा है कि 15% का अंतर है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि 20 लाख रुपए का 15% निकाल देंगे, वही अंतर हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30 पे 4 जीरो आ जाएगा, यानी कि 3 लाख रुपए का हो जाएगा। कितने रुपए का अंतर है, 3 लाख रुपए का अंतर है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर। 1 से 5 में हम देखें ग्राफ में तो दोनों का, 1 का 10 है, 5 का 25 है, यानी कि 15% का अंतर है। तो 20 लाख का हम 15% यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 84 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आराम से हो रहा है। ठीक, कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर थोड़ा धीरे धीरे समझाइए, तो देखिए आराम से हम लोग समझ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, धीरे ही धीरे चल रहे हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 उसके बाद माइनस दिया है, तो माइनस का अर्थ यहाँ देखिए दिया हुआ है, माइनस का अर्थ गुणा, तो 6 कर लेंगे, और भाग का अर्थ क्या दिया है, तो भाग का अर्थ +55, प्लस का अर्थ भाग 11,
और गुणा का अर्थ माइनस है, -30 कर लेते हैं, ठीक। और इसका बोला है कि आपको सॉल्व करना है, कितना आएगा। तो सबसे पहले हम भाग देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 120 प्लस 5, 125 में से 30 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 95 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 125 में 30 घटाएंगे 95, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा के सामान्य गति से चल रही है, तो 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको बताए थे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, जो दूरी तय करती है वो चाल कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 24 मिनट दिया हुआ है। देखिए ये 1 घंटा में तय कर रही है 70 किलोमीटर, तो 1 मिनट में इसे 60 से भाग दे देते हैं, ठीक। तो हमें पूछा है ना कि कितना मिनट में तय करना है इसको, तो 24 मिनट में करना है। ये जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, तो उसको हम मिनट में बना लिए कि 1 मिनट में 70/60 की दूरी तय कर दी है। अब 24 से भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ 12 दूना 24, 12 25 60 हो जाएगा। ये 5 से कटाएंगे, 14 25 70, यानी 14 दूना 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक। बात क्लियर। यहाँ ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। यहाँ समझे कि नहीं आप, ये 1 घंटा में 70 चल रही है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 70/60, और इसे हम 24 मिनट में निकालना है, तो 24 से गुणा कर लिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर में एक आरेख दिया हुआ है, और आरेख से हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आरेख ऐसे दिया हुआ है, 3 डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं, डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ये F है, ये H है, और यहाँ दे दिया हमें B दे दिया हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ 9 दिया है, यहाँ 12 दिया है, इधर भी 12 दिया है, ये तीनों में 15 दिया हुआ है, ये 13 14 और यहाँ पे 20 दे दिया हुआ है, ठीक। तो अब देखिए आपसे पूछा क्या है, कह रहे कि नीचे दिए गए ग्राफ आरेख कक्षा में फुटबॉल, F फॉर फुटबॉल, H फॉर हॉकी, B फॉर बैडमिंटन खेलने वाले विद्यार्थियों को दर्शा रहा है। तो F खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है। हमें पूछा हुआ है ना कि F जो खेल रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, इनकी कुल संख्या टोटल पूछा हुआ है। तो बहुत आसान है, इन सबको हम आराम से जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 + 15 + 12 + 9 हो जाएगा, ठीक। तो 12 15 25, 25 और 15 40 और 9 49 हो जाएगा, ठीक। टोटल जो फुटबॉल खेलने वाले हैं वो कितने हैं, तो 49 इनकी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 87 नंबर 87 बोला है कि 2 रेलगाड़ी जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर है और दूसरी लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर चलती है। यदि वे विपरीत दिशा से चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक। तो देखिए एक ट्रेन इधर से चल रही है, एक ट्रेन इधर से चल रही है, ठीक। अब ये दोनों कब कहेंगे कि पार कर गई, तो दोनों का अंतिम छोर यहाँ, मान लीजिए कि ये चलते चलते दोनों चल रही है और एक यहाँ पे आ जाए, तभी कहेंगे कि दोनों जो है एक दूसरे को पार कर गई। यानी दोनों किसको पार कर रही है, तो L1 + L2, यानी कि दोनों के लंबाई के योग को पार करती है। और यहाँ जो इनका चाल हो जाएगा ना, सापेक्षिक चाल लेंगे, दोनों चले तो कौन सा चाल लेंगे, सापेक्षिक चाल। तो जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करती है ना, तो यहाँ से जो समय लगता है ना, समय बराबर दूरी की जगह हम लोग का N1 + L2 हो जाता है, और स्पीड की जगह जो है रिलेटिव स्पीड लिया जाए, सापेक्षिक चाल लिख देते हैं यहाँ पे, सापेक्षिक चाल हो जाता है, ठीक। यही हमें लिया जाता है। तब आराम से कर लीजिए। देखिए अब एक बात और ध्यान रखना है कि जब दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाता है, और जब सेम डायरेक्शन हो तो सापेक्षिक चाल घट जाएगा, ठीक। जब सापेक्षिक चाल निकालना हो किसी भी चीज़ का, सेम डायरेक्शन हो तो घट जाता है, विपरीत डायरेक्शन हो अपोजिट रहता है तो जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ से दोनों की लंबाई का योग आप ले लीजिए, ऊपर 210 और 250 कितना हो जाएगा, 460 हो जा रहा है यहाँ पे 460, और बट्टा में हमें सापेक्षिक चाल लेना है, तो ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा। यानी कि एक का 130 है, 110 है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे, 18 को ऊपर भेज देते हैं। बात क्लियर। ये जो किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदल लिए। अब गुणा कर लीजिए, देखिए कटा दीजिए यहाँ से, 36 18 6 के 24 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से हम कटा लेते हैं, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6, तो 23 69 हो जाएगा, 69/10 हो जा रहा है। इसका मतलब
6.9 सेकेंड का समय लगेगा आपका। कितना? तो 6.9 सेकेंड का एक दूसरे को पार करने में लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से? कभी भी जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो समय बराबर क्या होता है? L1 प्लस L2, दोनों के लंबाइयों का योग बटा सापेक्षिक चाल। अब सापेक्षिक चाल में दो बातें होगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन होगा तो घट जाएगा। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन था तो चाल जोड़ दिए, और ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में था तो इसे 5/18 से गुना कर लिया, और कुछ नहीं किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 1388 नंबर क्या बोला हुआ है? बोला है कि अपनी ऊंचाई के बराबर त्रिज्या के आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु, यानी कि एक शंकु है, एक शंकु की बात किया है, और इसकी जितना जो है रेडियस है ना, ये त्रिज्या जितना है उतना ही ये ऊंचाई है, ये बात बोला है हमें। इसका जो r बराबर h है, ये चीज़ हमें कह रहा है कि अपनी त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई वाले शंकु, और कह रहा है कि शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन से 3 गुना है। गोलार्ध मतलब अर्धगोला, एक अर्धगोला भी है। ठीक है, यहाँ अर्धगोला बना लेते हैं। तो इसका जिसका जितना आयतन है उससे ये 3 गुना है। ठीक, ये बोला हुआ है कि एक गोलार्ध के आयतन का 3 गुना है, तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का रेशियो पूछ रहा है। इसका त्रिज्या छोटा r मान लेते हैं और इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं बड़ा r है। ठीक, इसका त्रिज्या बड़ा r, तो r बटा r निकालना है हमें, r अनुपात r निकालना है। अब यहाँ से अगर इसका हम आयतन निकालेंगे तो शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई r² h हो जाता है। ठीक, ये शंकु का आयतन हो गया। ठीक, अब ये बोल रहा है कि ये गोलार्ध का आयतन, तो अर्धगोला पूरा गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। ए आर में यहाँ बड़ा आर लेना है हमें। ठीक है, पाई आर क्यूब होता है, 4/3 होता है तो पूरा गोला का, और जब आधा गोला का निकालना होगा तो 2/3 होता है, 2 से उसे भाग दे देंगे। तो इसका जो आयतन है ना, इसका आयतन, शंकु का आयतन इसका 3 गुना है, तो अगर इसे बराबर करना होगा तो हमें 3 से इसको गुना कर लेना होगा। ये चीज़ बात क्लियर हुआ यहाँ पे? शंकु का आयतन जो था गोलार्ध का 3 गुना था, तो इसका आयतन 1/3 पाई r² h, और इसका आयतन जो होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो ये 3 गुना है, तो बराबर करना होगा तो इसे हम 3 से गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल हो जा रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, पाई। ठीक, अब यहाँ देखिए एक चीज़, तो ये r और h दोनों बराबर है, तो हम इस h को r ही लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि r और h दोनों बराबर है, तो इधर क्या निकल जाएगा? r क्यूब बराबर 6r³ हो जा रहा है। ठीक, तब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, तो ऐसे बट्टा में कर लेते हैं, r³ बट्टा r³ बराबर 6/1 हो जाएगा। ठीक, तो 6/1, अभी क्यूब हटाएंगे तो ये क्यूब रूट में हो जाएगा, इधर क्यूब रूट में हो जाएगा, यानी इधर ऊपर लिख देते हैं हम लोग का क्या निकल जाएगा, तो r/r = अब देखिए 6 का अगर घनमूल निकालेंगे तो पूरा नहीं निकलेगा, यानी कि क्यूब रूट 6 लिख देते हैं, क्यूब रूट 6 हो जाएगा, और बट्टा 1 का घनमूल 1 ही हो जाता है। तो यही रेशियो हो जाएगा हम लोग का क्या, तो क्यूब रूट 6:1 हो जा रहा है। दोनों के त्रिज्या का अनुपात कितना हो जा रहा है? क्यूब रूट 6:1 हो जा रहा है। बात क्लियर है? यहाँ से आराम से हम लोग निकाल लिया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, इसका आयतन 1/3 पाई r² h, और इसका आयतन 2/3 पाई r³, और ये जो है इसका 3 गुना है तो इसे 3 से गुणा करके बराबर कर लिए, और इसका r बराबर h है तो यहाँ r रख लिए। अभी कटा दिए, r³ बराबर 6r³ आ जा रहा है, बड़ा r³, तो r³ बटा r³ 6/1, तो ये क्यूब जब हटाएंगे तो क्यूब रूट में हो जाएगा। बस यहाँ से कितना हो जाएगा? क्यूब रूट 6:1 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 89 कह रहा है कि ट्रेंगल ABCD, इन ए ट्रेंगल ABCD राइट एंगल ट्रेंगल इज विच, जो इंग्लिश में थोड़ा टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक त्रिभुज है, इसमें बोला हुआ है कि एक त्रिभुज है ABCD जिसमें A जो है राइट एंगल है, यहाँ पे A पे राइट एंगल है, हम लिख लेते हैं ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें कोण A 90 डिग्री है, बोला हुआ है। अब कह रहा है कि AB 6 है, ये जो है 6 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि AC 8 है, ये AC जो है 8 है। ठीक, तो आपको पता होगा कि ये 6 है, 8 है, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर निकालना भी चाहते हैं तो √8 × 8 = 64, 36, 100 हो जा रहा है, 100 का वर्गमूल 10 हो जा रहा है। ठीक, तो ये 10 हो गया। ऐसे ट्रिपलेट से हमें पता है कि 6, 8, 10 होता है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है। अब बोला हुआ है यहाँ से कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब एक चीज बोला हुआ है कि ए सर्कल विच सेंटर O, ये 0 नहीं है, O है, इज इंस्क्राइब्ड
इनस्क्राइब्ड इन ट्रेंगल, यानी कि इस ट्रेंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। एक सर्कल है जो इस ट्रेंगल के अंदर है, जिसका सेंटर हमें ओ दिया हुआ है। तो क्या बोला हुआ है यहाँ से कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का परिमाप पूछ रहा है हमें कि परिमाप क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका रेडियस हम निकाल लेते हैं कि इसका रेडियस कितना होगा, आर बराबर। तो आर बराबर आपको पता होना चाहिए कि आर बराबर क्या होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला डायरेक्ट निकलता है, P प्लस बी माइनस एच बाई 2 निकलता है। ये अगर याद होगा आपको तो ये ध्यान रख लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग को एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर एक सर्कल है तो इस सर्कल का अंतः त्रिज्या क्या हो जाता है, तो P प्लस बी लंब प्लस आधार माइनस एच बटा 2 हो जाता है। ठीक, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि इस पे हम रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 6 14, 14 में से 10 जाएगा यानी 4 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका परिमाप पूछा हुआ है कि परिमाप कितना हो जाएगा। तो किसी भी वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर हो जाता है। तो आर हमें 2 पता है, यानी यहाँ 2 रख देंगे तो 2 दूनी के 4 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पाई सेंटीमीटर हम लोग का इसका परिमाप हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन पाई में ही दिया था, इसीलिए हम चेंज नहीं किए, 4 पाई यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो ये बस एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। ये अगर आप नहीं देखे हैं ना कि समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी में हम पढ़ाए हुए हैं, जो हम लोग का कुछ वीडियो 10 वीडियो जो है ज्योमेट्री का भी डला हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये चीज़ हम सब बताए हुए थे, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ये सब चीज़ पढ़ाए हुए हैं। तो ज्योमेट्री का भी 10 वीडियो डला हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर ये सब चीज़ देख सकते हैं। यहाँ जो रेडियस हो जाएगा, अंतः त्रिज्या क्या होता है, P प्लस बी माइनस एच बाई 2 हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ से निकाल लिए, कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आ गया तो परिमाप क्या हो जाता है, 2 पाई आर यानी कि 4 पाई हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। आइए, अगला क्वेश्चन हम लोग का आसान है। एक गुणा दिया हुआ है ऐसे, 2/3 गुणे 4/6, फिर यहाँ प्लस दिया हुआ है 5/3 गुणे 7/2 माइनस 11/4 गुणे 4/3 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, जो भी कट रहा है उसको कटा देते हैं। यहाँ देख लेते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया हम लोग का, ये 4/9 प्लस 7 5 35/6 आ जा रहा है और माइनस 11/3 आ जा रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, तो 18 हो जाएगा। ठीक, ये 9 दूना 18 यानी 4 दूना 8, 36 18, तो 35 तिहाई 105 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, और माइनस 3 छक्के 18 यानी 11 छक्के 66 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से 8 5 13, 113 में से हमें 66 घटा लेना है, 66 घटा लेना है। तो 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। और यहाँ कितना बच गया आपका, 10, 10 में से 6 गया 4, 47/18 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं तो इतना ही आंसर कर लेंगे, 47/18 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये सिंपल सा था, कटा करके हमें जोड़ देना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला हुआ है कि ट्रेवलिंग एट 57 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कोई एक ट्रेवल कर रहा है जो है मानव जो है 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब जाता है तो वो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और यदि 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस में मानव जो है टू रिलीव, यानी कि कितनी दूरी वह तय किया, रिकवर कितना दूर तय करिए। तो देख लीजिए आसानी से बन जाएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इस टाइप का हम क्वेश्चन कराए हुए हैं कि यहाँ पे अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है ना, यहाँ से अगर स्पीड का इसका रेशियो निकालते हैं तो पहले एक गया है 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसके बाद 51 गया है। तो ये जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना वो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि टाइम यहाँ से 51 ऊपर चल जाएगा और ये 57 नीचे आ जाएगा। अब इसको कटा लेते हैं 3 से, तो देखिए 3 एकम 3, 3 7 21, 17 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3, 3 9 27, यानी 19 × 57, 17 × 51। तो यहाँ देखिए टाइम का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट है। अब उसमें डिफरेंस देखिए, एक बार ये 3 मिनट अर्ली पहुंच गया है, 1 मिनट लेट से। देखिए कोई अगर 3 मिनट पहले और 1 मिनट लेट से, यानी कितना का अंतर हो गया, तो 4 मिनट का अंतर हो गया। इस 2 का वैल्यू जो है 4 मिनट के बराबर है।
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मिनट के बराबर। तो किसी को भी आप लेके चल सकते हैं। देखिए 19 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 19 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 19 दूना 38 मिनट हो जाएगा। तो ये अगर 51 के स्पीड से चल रहा है ना तो 38 मिनट का समय ले रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा आराम से निकाल लेंगे। डिस्टेंस बराबर 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग दे देते हैं, और कितना देर में निकालना है हमें, 38 मिनट में निकालना है। बात क्लियर है, यहाँ भी 60 से भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर में है तो ये 38 और बट्टा इसको 60 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घंटा में निकल जाएगा। तब देख लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 से अगर कटा देते हैं तो 3 दूना 6 20 हो जा रहा है, और यहाँ 3 से तो ये 17 या 51 हो जाएगा। ये देखिए 2 से कटा लीजिए और ये 19 हो जाएगा। अब गुणा करके एक पॉइंट बैठा लीजिए, 19 साथ कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा, और 19 से कम 19 हो जाएगा। तो ये 3 9 3 12 और ये 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 323 आ जा रहा है, और 10 के लिए एक पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, यानी कि इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, 32.3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, तो ये बात समझे कि नहीं समझे। अगर डिस्टेंस सेम हो, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक बार जा रहा है 57 की चाल से तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, 51 की चाल से जाता है तो 1 मिनट लेट से पहुंचता है। तो जो यहाँ स्पीड का रेशियो होगा इसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा। ये देखिए रेशियो आ जा रहा है 17:19, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 4 मिनट, एक बार 3 मिनट अर्ली 1 मिनट लेट से, यानी कि वहां 4 के बराबर है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा। किसी को भी ले लीजिए, 19 का ले रहे हैं तो 38 मिनट हो जा रहा है। 51 की चाल से चल रहा है, 38 मिनट में दूरी कवर कर रहा है, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, इसको घंटा में बना लिया, यानी कितना आया, 32.2 किलोमीटर आ जा रहा है। बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला बोला हुआ है 92 नंबर, देखिए क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि एक दुकान में हर 18 सेकेंड पर घड़ी बजती है और दूसरी घड़ी 60 सेकेंड पे बजती है, तो 4 PM में बजी है तो दोबारा कब बजेगी। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना कि घड़ी वाला या तयात बत्ती वाला, तो LCM होता है। यहाँ पे हमें एक 18 सेकेंड में बदलती है, एक 60 सेकेंड में, तो इसके अंतराल को हम क्या ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं। LCM ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 36 18 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे एक खंड कर लिया इसका, और ये 6 दहा के 60 हो जा रहा है, यानी 10 ले लेते हैं, डायरेक्ट 10 लेते हैं, अब कोई तो संख्या है नहीं, तब गुणा कर लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 180 सेकेंड के अंतराल पे बजेगी। ठीक, 36 18 180 सेकेंड के अंतराल पर, यानी कि इसको हम मिनट में अगर बनाते हैं तो 60 से भाग दे देते हैं, तो ये कितना आ जा रहा है, 3 मिनट का समय आ जा रहा है। तो अगर घड़ी बजी हुई है 4 PM में बजी हुई है, 4 PM में बजी है, तो अब 3 मिनट के अंतराल पे बजेगी, तो इसमें 3 हम मिनट जोड़ लेंगे। देखिए तो इसमें 3 मिनट जोड़ना है, तो फिर कब बजेगी, 4:03 PM में बजेगी। ठीक, फिर कितना बजे बजेगी, तो 4:03 PM में बजेगी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 4:03 PM, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर तीसरा मिनट पे अब बदलती रहेगी। फिर अगर यहाँ से बचे पूछे कि कब बजेगी, तो 4:06 में बजेगी, फिर अगला तो 9, ऐसे ही बजते जाएगी। ठीक, तो हम लोग का जो अगली बार बजेगी कब बजेगी, तो 4:03 PM, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 93 बोला हुआ है, यहाँ से एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में कह रहा है कि उपरोक्त, देखिए ग्राफ दिया हुआ है, उपरोक्त बार ग्राफ 4 राज्यों ABCD में 3 अनाज PQR के उत्पादन को दर्शाया गया है। अनाज P के कुल उत्पादन में A राज्य का कितना प्रतिशत है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए राज्य में आप देखिए कि पी का कितना उत्पादन हुआ है, पी के बारे में बोल रहा है। तो सबसे जो पहला है वो पी है, यानी कि ए में जो है पी कितना का उत्पादित हुआ है, तो 15 का उत्पादित हुआ है। और ये बोल रहा है कि कुल जो है पी का पैदावार का ये ए में कितना प्रतिशत उत्पादित हुआ है। तो टोटल जोड़ लिए जो कि पी है टोटल में कितना है, तो ए में 15 है, बी में 5 है, तो 15 5 20 हो जाएगा, और सी में 25 है, तो 25 20 45, और 45 और डी में 15 है, तो 45 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि ये जो 15 है टोटल 60 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 400 से गुणा कर लेंगे। ठीक, ये बात क्लियर हुआ कि ए में जो ये 15 आया हुआ था, ये टोटल जो है पी का उत्पादन जो हुआ है हर राज्य में, हर ए वाला ABCD में,
तो चारों राज्यों में 60 का उत्पादित हुआ है, यानी कि ये 15-60 का कितना परसेंट है, तो कटा देते हैं, 15 चौके 60, 4 से कटाते हैं तो ये 25% का उत्पादित हुआ है। कितना आंसर हो जाएगा, 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। तो यहाँ से ग्राफ से हम आराम से बना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 94 बोल रहा है कि 73.1/2, इसको हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 73 दूना 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जा रहा है, 147 हो जा रहा है। ठीक, 147/2 मीटर कपड़ा है, और इसे कह रहा है कि 28 बराबर भाग में बांटना है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, देखिए यहाँ से प्रत्येक की लंबाई क्या हो जाएगा, प्रत्येक की लंबाई बराबर, ये पूरा टुकड़ा इतना है और इसे हमें 28 भाग में बांटना है, तो 28 से हम क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि इसे हमें किस भाग में बांटना है, 28 भाग में। अब देखिए यहाँ से कटा दीजिए, 7 से कटाएंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ 7 दूना 14, 7 एकम 7, 21/8 हो जा रहा है, 21/8, यानी 8 दूना 16, 17 18 19 20 21, 5/8 हो जाएगा। प्रत्येक भाग की लंबाई 2 पूर्णांक 5/8 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। टोटल 147/2 था, 28 भाग में बांटना था, तो 28 से हमने भाग दे दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 95 क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि 4500 से कम कितनी ऐसी संख्या है जिससे 56 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 23 भाग शेष बचे। तो देखिए जब भी ऐसे करें ना कि 56 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 39 शेष बचे, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, तो खंड कर लीजिए, 7 8 56 हो जा रहा है, और 8 9 72, यानी कि यहाँ पे 9 ले लेना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं 56 में 9 से, 9 6 के 54 कर 4 5 हो जाएगा, 9 5 45 और 5 50, 504 जो है इनका एलसीएम हो जा रहा है। तो अब हमें ये बोला है ना कि यहाँ से अगर संख्या निकालेंगे ना, संख्या क्या होगा, तो सबसे जो छोटी संख्या होगा ना 504 प्लस इसमें जो शेष बचता है ना उसे जोड़ लिया जाता है। तो ये 504 प्लस 39 सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो अब हमें ये बोला है ना कि 4500 से कम, 4500 से कम ऐसी कितनी संख्या है। तो इस तरह के कंडीशन में हम क्या करते हैं ना कि ये 4500 से 100 में ना ये 504 से हम भाग दे देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसी कितनी संख्या मिलेगी। यानी कि देखिए ये 4504 एक संख्या हो जाएगी, 4504 प्लस 39, एक इसका 2 गुना, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो एक और संख्या हो जाएगी, अगर एक यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो एक और संख्या हो जाएगी। यानी कि कैसे पता चलेगा कि कितनी बार हम मल्टीपल कर रहे हैं, तो इसे भाग दे देंगे आराम से। बात क्लियर, तो भाग दे दीजिए। देखिए कितना मर्त में जाएगा, 8 5 40, 9 मर्त में ले जाएंगे, 9 5 45 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 8 से भाग देते हैं तो 8 चौके 32, 8 5 40, यानी 8 मल्टीपल तक ऐसी संख्या मिलेगी। एक बार गुणा किए और फिर 39 जोड़े थे, पहली संख्या मिल जाएगी। अगर दूसरी पूछेगा तो 504 गुणे 2 प्लस 39 करेंगे तो दूसरी मिल जाएगी। ऐसे ही करते करते ये कितना तक जाना है, तो 504 गुणे 8 प्लस 39, यानी ऐसी कितनी संख्या मिलेगी, तो ये कितना तक गया है, 8 तक गया है। अब इससे आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि 9 से भाग देंगे तो ये ज्यादा आ जा रहा है। ठीक, तो इसीलिए हमारे पास कितनी ऐसी संख्या मिलेगी, यानी कि 8 ऐसी संख्या मिलेगी जो कि 4500 से कम रहे और ये बात सब फॉलो करे, यानी कि इससे इसे भाग देने पे कितना शेष बचे, 39 शेष बचे। तो एक अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा, कैसे निकला फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले तो अगर बोल रहा है कि इससे इसे भाग देने पे 39 शेष बचे, तो संख्या सबसे छोटी निकालना होगा, तो इनका एलसीएम ले लिए 504। अब अगर 39 शेष बचता है तो 39 हमें इसमें जोड़ना होगा, तो ये सबसे छोटी संख्या मिल गया। ठीक, ये मिल गया सबसे छोटी संख्या। अब एक और संख्या लेना है तो इसे 2 से गुणा कर लेंगे, 39 जोड़ लेंगे। एक और संख्या लेना है तो इसे 3 से गुणा कर लेंगे। ऐसे ही करते करते कितनी संख्या बनेगी, तो इसके लिए हम 4500 को 504 में भाग दे दिए, 504 से भाग दे दिए, यानी कि 8 मर्त में जा रहा है तो इससे कम आ रहा है, यानी कि ऐसी ऐसी कितनी संख्या बनेगी, 8 संख्याएं बनेगी। बात क्लियर। अगर ये पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 4500 से कम है, तो ये 504 गुणे 8 प्लस 39 कर लेते, जो भी पूछता हम आराम से निकाल लेते। बात क्लियर। यहाँ से 8 संख्या बनेगी, तो आंसर हम लोग का 8 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये बोला हुआ है अगला क्वेश्चन कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के
मूल राशि का 9/4 हो जा रहा है, यानी कि साधारण ब्याज जो है 9/4 हो जा रहा है। यदि वर्षों की संख्या और दर समान हो तो राशि कितने अवधि के लिए जमा किया गया। देखिए थोड़ा सा इस बात को समझिए, यहाँ पे बोला हुआ है कि जो एसआई हो रहा है ना, एसआई ये मूलधन को अगर 1 मान लेते हैं तो एसआई इसका कितना हो जा रहा है, 9/4 हो जा रहा है, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, ये 4 को हम इधर कर लेते हैं, ये 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक। 9/4 हो रहा है, यानी कि 4:9 का रेशियो हो गया, किस में, तो मूलधन में और साधारण ब्याज में, ठीक। तो अब हमें बोल रहा है कि अगर आर और टी दोनों बराबर हो, रेट और टाइम दोनों बराबर हो, यहाँ से बोला हुआ है, तो टाइम कितना होगा, ठीक। तो आपको पता है कि ये ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर, ये देखिए ब्याज बराबर मूलधन कितना है 4, मूलधन गुणे समय t है और r का भी वैल्यू t ही है, तो t लिख देते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 हो जाता है, बस क्लियर। अब कुछ है ही नहीं इसमें, तिरछा गुणा कर लेंगे तो 900/4 हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर इसमें गुणा हो जाएगा 900 और बटा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से टी कितना निकल जाएगा, टी बराबर रूट अंडर करेंगे तो ये 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 30 और बट्टा 4 का वर्गमूल 2 से कटा लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 15 वर्ष जो हो जाएगा, जो समय होगा वो कितना वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। बात क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूलधन का 9/4 यानी रेशियो कितना हो जा रहा है, 4:9 हो जा रहा है। ये किसका किसका रेशियो, तो मूलधन और साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर, दर भी क्या है, समय के बराबर है, बटा 100। तो यहाँ से समय कितना निकल जा रहा है, 15 वर्ष हो जा रहा है, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 97। इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, बस ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए यहाँ फिक्स प्राइस हमें दिया हुआ है, कितना रुपया दिया हुआ है, 352 रुपये, ठीक। ये 352 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि यदि इसे बेचा जाता है, जो विक्रय मूल्य इसका दिया हुआ है वो 326 रुपये है, ठीक। तो बोला है कि कितने रुपए की छूट मिला हमें। तो एक बात बताइए कि ये 352 रुपये फिक्स प्राइस है और ये इतना हमें बेच रहा है, यानी कि छूट हमें कितना मिला, देखिए छूट घटा लीजिए, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 4 में से 2, 26 रुपये की छूट मिल रहा है। तो हमेशा जो छूट मिलता है ना वो किस में मिलता है, फिक्स प्राइस पे मिलता है। तो छूट का प्रतिशत पूछा है, तो ये फिक्स प्राइस कितना है, 352 है, इसका कितना प्रतिशत है यही हमें निकाल लेना है। बात क्लियर। जो भी छूट मिलता है हमेशा फिक्स प्राइस पे मिलता है, तो फिक्स प्राइस का कितना परसेंट है, अब कटा देना है। देखिए 13 दूना 26 हो जाएगा, ये 13 से देखिए 13 दूना 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 नहीं कट रहा है, ये 2 ही से कटा लेते हैं, तो ये 13 हो जाएगा और इसको 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 6 12, यानी अब इसको अगर 4 से कटा देते हैं तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये 4 से 25 हो जाएगा, तो बस भाग दे देना है। 13 5 65, 5 हो जाएगा 6, 13 दूना 26 और 6 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और बट्टा 44 हो जा रहा है। अब इसको भाग दे दीजिए, देख लीजिए कितना आ जा रहा है। तो इसको भाग दे देंगे तो हम लोग को 1.1 स्थान तक निकालना है, तो देखिए ये आ जाएगा, भाग दे देंगे तो 7.2% आ जाएगा, ठीक। जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 4 आ जाएगा, सॉरी 7.4% आ जाएगा। आप इसको भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा 7.4%, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक। दशमलव के 1 अंक तक निकालना है, 1 पूर्णांक तक, तो 7.4 आ जाएगा। 235 में हम 44 से भाग दे देंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। ये आसान क्वेश्चन है, बस हमें ये ध्यान देना है कि जो इसका छूट दिया जाता है ना हमेशा फिक्स प्राइस पे दिया जाता है, तो फिक्स प्राइस का ये छूट कितना प्रतिशत है, तो 7.4%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 98 नंबर 98 क्या कह रहा है, देखिए राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है। देखिए वर्तमान के लिए हम 0 ले लेते हैं, ये राम की आयु और इसके पिता की आयु, तो इनके पिता 3 गुने हैं, यानी कि 1:3 का रेशियो है, ठीक। अब कह रहा है कि 9 वर्ष पहले, यानी कि -9 ले लेते हैं, 9 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि ये 6 गुना थे, पिता कितने थे, तो 6 गुना थे यहाँ पे, ठीक। तो कह रहा है राम के वर्तमान। अच्छा एक बात बताइए, देखिए इस तरह में हम क्या करते हैं कि रेशियो बराबर करने के लिए अंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि इधर समय का अंतर कितना है, 9 वर्ष है, ये 9 वर्ष का अंतर है, तो इधर भी सेम होना चाहिए। तो इधर सेम नहीं रहता है तो इसके अंतर से ये 6 में से 1 गया 5 ऊपर गुणा कर लेंगे, और ये 3 में से 1 गया 2, तो इससे हम नीचे गुणा कर लेंगे। तो देखिए क्या आ जा रहा है, 5 एकम 5 अनुपात 15 आ जा रहा है, इधर कितना आ जा रहा है 2 अनुपात 12 आ जा रहा है। तो देखिए अब अंतर बराबर हो गया, 5 में से 2 गया 3 और इधर 15 में से 2 गया 3 आ गया। तो इस 3 यूनिट का वैल्यू इधर 9 वर्ष दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष, तो हमें बोला है कि राम
के वर्तमान, अब देखिए वर्तमान में राम कितना है 5 का, इसका वैल्यू खत्म हो गया, अब ये चीज इसमें काम में आएगा। तो वर्तमान में राम का 5 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। अगर पिताजी का पूछता कि वर्तमान उम्र कितनी है तो 15 × 5 = 75 वर्ष हो जाएगा। बात क्लियर? जो भी पूछे, अगर कहे कि 5 साल बाद राम की वर्तमान आयु, 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी, तो ये 15 हो गया, 5 इसमें जोड़ लेंगे 20 वर्ष आएगा। जो चीज यहाँ से पूछेगा आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो राम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 3 तो 5 यूनिट का वैल्यू 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्या बोला है। 99 आसान है, एक छोटा सा इसमें बोडमास दिया है 6 + 6 / 6। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं, +6 × 6। आप लोग नहीं गलत करिएगा, लेकिन क्योंकि बहुत क्वेश्चन अब बना लिए। सबसे पहले हम भाग देते हैं तो 6 × 6 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 6 × 6 = 36 हो जाएगा, प्लस है यहाँ भी +6 है तो 36 × 1 = 37 और 6, अच्छा यहाँ -6 करना है तो 6 से 6 कटा भी देते हैं तो 36 × 1 कितना हो जाएगा 37, आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सबसे पहले भाग देते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कि ये 6 × 6 = 12 और फिर 2 से भाग दिए, ऐसे गलत हो जाएगा आपका। ठीक, सबसे पहले भाग देंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, कितना आंसर आ गया 37 आ गया। ठीक, चलिए 1400 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 1400 नंबर क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि एक टोकरी में 45 फल है। जो एक टोकरी है, ऐसे मान लीजिए एक टोकरी जो है इसमें टोटल कितने फल है 45 फूल है। ठीक, एक बात बोला हुआ है कि एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। यानी कि अगर मंदिर की संख्या x मान लेते हैं तो ये फूल की संख्या भी x ही है, यानी कि टोटल फूल कितना चढ़ाया तो x² फूल चढ़ाया। अगर मंदिर की संख्या x तो ये फूल भी x चढ़ा रहा है, यानी कितना फूल चढ़ा रहा है x² फूल चढ़ा रहा है। ठीक, अब क्या बोला हुआ है कि ऐसे करने के लिए उसे 5 टोकरी की आवश्यकता होती है। एक टोकरी में 45 फूल है तो 45 × 5 इतना इसे फूल लग रहा है जो कि x² के बराबर है। बात क्लियर? अगर एक मंदिर में x फूल चढ़ा रहा है और मंदिरों की संख्या भी x है तो टोटल फूल कितना हो जाएगा x², और ऐसे ऐसे 5 टोकरी लग रहे हैं यानी 45 × 5 हो जाएगा। तो x² का वैल्यू कितना आ जा रहा है, यहाँ से देख लीजिए, x² का वैल्यू 45 × 5 = 225 हो जाएगा। ठीक, 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 2 22, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ओवर रूट हो जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा। यानी कि ऐसे ऐसे कितने, अगर मंदिर भी पूछे तो 15 ही है, और एक मंदिर में कितना फूल चढ़ाया तो 15 फूल चढ़ाया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए क्या पूछ रहा है, शहर में मंदिरों की संख्या कितनी है तो 15 है। अगर ये भी पूछता कि एक मंदिर में कितना फूल चढ़ाया तो 15 ही चढ़ाया। टोटल कितना फूल है यहाँ पे, ये तो लगा हुआ है तो दिया हुआ है 225, यानी कि उसने टोटल उस शहर में कितने मंदिर है तो 15 मंदिर है। ठीक, तो आज हम लोग का जो 20 क्वेश्चन का टारगेट था उसे हम लोग कंप्लीट किए। आज हम लोग 1400 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तो 1401 से शुरू होगा। ठीक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए, अच्छा से पढ़ाई करिए। ठीक, चलिए ओके।